एक साल से पूरा देश जिस पल का इंतजार कर रहा था, उस ऐतिहासिक पल के आने में अब सिर्फ 16 घंटे बाकी हैं। कल सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और यह दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। इसलिए इसके लिए तैयारियां भी उसी स्तर पर की गई हैं। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की पूरी दुनिया की इस पर नजर है, इसलिए खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सारी डिटेल पर निगाह रखी जा रही है। कल सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री क्या करेंगे, उसकी पूरी डिटेल हम आपको आज ही देंगे। आज इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स अलग अलग शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर गए और कल के प्रोग्राम की सारी तैयारियां देखी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि कल से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन ड्राइव वास्तव में ऐतिहासिक होगी। बस 16 घंटे और अब से 16 घंटे बाद यानी 16 जनवरी को शुरू हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। कल सुबह 10:30 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे तो सारी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ होंगी। पहली बार दुनिया इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव देखेगी। सरकार चाहती है कि इस प्रोग्राम में जन भागीदारी हो, इसीलिए कल शुरू होने वाले वैक्सीनेशन ड्राइव पर सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस से तैयारी की जा रही है। सरकार ने इसके लिए कितने व्यापक स्तर पर तैयारी की है, राज्यों को क्या क्या सावधानियां बरतने को कहा गया है, हम आपको ये सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कल सुबह पीएम मोदी का क्या कार्यक्रम है। कल सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों में 3006 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। इस दौरान मोदी उन कुछ लोगों से बात भी करेंगे जिन्हें वैक्सीन की डोज दी गई है। फिलहाल हर सेंटर पर एक दिन में अधिकतम 100 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इस तरह कल पहले दिन करीब 3 लाख लोगों का वैक्सीनेशन होगा। सरकार की तरफ से जो प्रोटोकॉल तय किया गया है उसी के मुताबिक डोज दी जाएगी और 28 दिन बाद वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। वैक्सीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई अभी उस हिसाब से नहीं है, इसलिए सरकार की तरफ से प्रायोरिटी ग्रुप बनाए गए हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और कोमॉर्बिड यानी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। चूँकि एक नया वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इसलिए वैक्सीनेशन को लेकर कई सावधानियाँ भी बरती जा रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को कई एडवाइजरी जारी की गई है ताकि वैक्सीन के दौरान कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स ना हो। सरकार ने फिलहाल कोरोना वैक्सीन की 1,65,00,000 डोज खरीदी है। सरकार की तरफ से ये सुनिश्चित किया गया है कि हर राज्य को उसकी आबादी के हिसाब से वैक्सीन का कोटा मिल जाए, वैक्सीन का सही इस्तेमाल हो। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें कहा गया है कि जिस जिले के लिए जितनी डोज भेजी गई है उनका इस्तेमाल वही हो। एक जिले की डोज दूसरे जिले में बिल्कुल ना भेजी जाए। एक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों का ही वैक्सीनेशन हो, जिससे वैक्सीनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो सके। सरकार की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन ना लगाई जाए। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज और अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली माओं को भी इसकी डोज ना दी जाए। सरकार ने ये भी इंश्योर करने को कहा है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज दी गई हो उसी की दूसरी डोज दी जाए। यानी अगर किसी को पहली डोज कोविशील्ड की दी गई है तो दूसरी डोज भी कोविशील्ड की ही हो, कोवैक्सीन की नहीं। कोरोना और दूसरी बीमारी की वैक्सीन में 14 दिन का अंतर रखने को कहा गया है और अगर किसी शख्स में कोरोना के लक्षण हो तो उनका 4 से 8 हफ्ते बाद वैक्सीनेशन किया जाए। सरकार ने लद्दाख के पहाड़ों से लेकर केरल के दूरदराज इलाकों तक, अरुणाचल प्रदेश के अंदरूनी इलाकों से लेकर पंजाब के बॉर्डर इलाकों तक वैक्सीन की खेप पहुंचा दी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो केरल के मल्लापुरम की है। कोरोना के नए केस के मामले में इस वक्त केरल ही सबसे आगे है। सरकार को उम्मीद है कि कल से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम से केरल में कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर कुछ लगाम लगेगी। इसी तरह पंजाब के लुधियाना में भी कोरोना वैक्सीन की हजारों डोज पहुंच गई है और शुरुआत में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। 36,000 वैक्सीन डोजेज हमें अभी एलोकेट हुई हैं। हमारे ज़िले में अब तक 31,000 के करीब जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं
डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उन सब की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जिसमें से 6,500 जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं पंजाब सरकार के, 23,500 जो हैं प्राइवेट सेक्टर के हैं और 1,000 के करीब हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन है, उनके वीज़ा भी हमारे पास आई है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, वैक्सीन का सही इस्तेमाल हो, कोरोना वैक्सीन की डोज लेने वालों को लगातार ट्रैक किया जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर कुछ गाइडलाइन बनाई गई हैं। कोविड नाम का एक खास ऐप बनाया गया है। वैक्सीन का डोज उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया हो। ऐप में वैक्सीन के स्टॉक, स्टोरेज और टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखा जाएगा। कोरोना वैक्सीन का डोज लेने वाले लोगों की सारी जानकारी होगी। वैक्सीनेशन में 28 दिन के गैप की जानकारी मिलेगी। ऐप या वैक्सीनेशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए 1075 नंबर पर कांटेक्ट किया जा सकता है। हालांकि सरकार को इस तरह की खबरें भी मिली हैं कि कुछ लोग कोविन के नाम से या इससे मिलते जुलते नाम के ऐप बना रहे हैं। यही वजह है कि खुद हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लेकर लोगों को सावधान किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ट्विटर हैंडल पर मैसेज पोस्ट करते हुए कहा है कि कोविन के नाम से मोबाइल ऐप स्टोर पर कई और ऐप्स भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ ऐप्स का कहना है कि वो सरकार के कोविन ऐप से लिंक्ड हैं, लेकिन ये सब गलत है। लोग इनके झांसे में न आए। कल से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जिन वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हें लेकर भी तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसे लेकर भी हेल्थ मिनिस्टर ने पिक्चर क्लियर की है। एक अफवाह तो ये है कि वैक्सीन कम प्रभावी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया है कि ये वैक्सीन कई दौर के ट्रायल से गुजरी है और पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। दूसरी अफवाह ये है कि ये वैक्सीन ब्रिटेन में मिले नए कोरोना म्यूटेंट पर कारगर नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर ने इसे भी गलत बताया। इसके अलावा कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीनेशन कंपलसरी है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए सभी लोगों को ये वैक्सीन लेनी चाहिए। इस बात की भी अपील देशवासियों से करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर मत विश्वास करें। तरह तरह की जो गलत जानकारियां हैं वो भी देने का दुष्प्रयास हो रहा है। जो दोनों वैक्सीन्स हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं, उनको पर्याप्त साइंटिफिक स्क्रूटनी, जो वैज्ञानिक तरीका होता है, उसके माध्यम से उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद उनको इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने के लिए सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ साथ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इस मुहिम में शामिल किया है। दिल्ली में साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भी कल सुबह वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए वो बहुत उत्साहित है। जैसे आप जब यहाँ पे आए होंगे, आपने देखा होगा कि एक हवा में एक डिफरेंट ही होप है, यहाँ पे एक इंथुजियाज्म है और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारा सेंटर सेलेक्ट किया गया है यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन के लिए। हमने पूरी तैयारी कर ली है, मैन पावर से लेके जो और हमें लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट है, जो सरकार ने हमें कहा था। उससे पहले हमारे यहाँ ड्राई रन हुआ था, जिसके अंदर जो भी कमी पेशी थी वो हमें सेलेक्ट कर लिया गया कि हमें क्या चीज़ें और करनी है। तो उसके हिसाब से हमारा सारा पूरा प्रोसेस रेडी है टू वेलकम आवर पीपल फॉर द वैक्सीनेशन। पर डे कितने लोगों को 100 लोगों को पर डे देना है अक्रॉस ऑल द स्पेशलिटी मिक्स। कितने बजे से कितने बजे तक? 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वैक्सीनेशन का है। तो पहला प्रोसेस में पूरा देखिए, पहले दिन थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट एज अ थिंग मूव ऑन सब हमारा टाइमिंग सेट हो जाएगा। बट 9 से 3 ही है जो पूरा हमारा वैक्सीनेशन का टाइमिंग है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर कितनी व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मुहिम में एक खास एज ग्रुप के लोगों को ही शामिल किया गया है। मैक्स हॉस्पिटल की पब्लिक रिलेशन अफसर के मुताबिक उनके अस्पताल से 29 से 49 साल की उम्र के स्टाफ को उस टीम में शामिल किया गया है जो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अंजाम देंगे।
और अगर वैक्सीन की डोज देने के बाद इसका कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसकी भी तैयारी की गई है। तो हमने पूरा अपना एक क्राइटेरिया, मतलब पूरा डॉक्टरों का, सारी नर्सेस का, सारे पैरामेडिक्स का नाम लिख के गवर्नमेंट को भेजा था। तो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि उनका एज ग्रुप होना चाहिए 29 to 49 ईयर्स, उनके बीच में उन्होंने हमें कहा है प्रेफर करने के लिए। तो हम उसी बेसिस पे अपना 100 स्टाफ सेलेक्ट करके अमंग ऑल द डिफरेंट कैटेगरीज, चाहे वो नर्सिंग हो, डॉक्टर हो, फ्रंट लाइनर्स हो, हाउसकीपिंग हो, पैरामेडिक्स हो, उसके हिसाब से हम 20-20 पर डिपार्टमेंट अल्फाबेटिकली हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है जो बाद में किसी इन्फेक्शन के लिए, तो उन्होंने AEFI करके ऑफिसर्स बनवाए हैं, दैट इज एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो हमारे सारे डॉक्टर्स उसी लिस्ट के अंदर हैं। हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है कि गॉड फॉरबिड अगर किसी को रिएक्शन होता है इमीडिएटली उनको अटेंड किया जाएगा और जो भी मेडिकल सहायता है उन्हें फौरन तभी दी जाएगी। चूंकि अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होने में 16 घंटे से भी कम वक्त बचा है, इसीलिए वैक्सीन की डोजेस को स्टेट स्टोरेज सेंटर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक पहुंचा दिया गया है। हमारे संवाददाता भी देश के अलग अलग शहरों के कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में गए और देखा कि कल सुबह होने वाले वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले आपको अहमदाबाद के जैतलपुर के वैक्सीनेशन सेंटर में लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि यहाँ वैक्सीन की डोज भी पहुंच चुकी है और उन लोगों की लिस्ट भी पहुंच चुकी है जिन्हें ये डोज दी जाएगी। कोल्ड चेन मैनेजमेंट के तमाम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वैक्सीन को अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें पहुंचा दिया गया। अहमदाबाद जिले में 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर अलग अलग इलाकों के जो हैं उनको इस वक्त आइडेंटिफाई किया गया। पूरे गुजरात में ऐसे 161 जो वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं उनमें से एक है जैतलपुर का ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहां पे वैक्सीन तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के उसको ला करके यहाँ पे रख दिया गया है। ये जो आइसलाइन रेफ्रिजरेटर बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं जो पहले से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, अन्य जो वैक्सीन पड़ी हुई हैं उनके साथ साथ यहाँ पे कोविड की इस वैक्सीन को भी इस बॉक्स में रख दिया गया है। यहाँ हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये वैक्सीन जो है कोविड की, इसको यहाँ पे रख दिया गया है और ये जो बॉक्स है इसमें इस आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन किया जाता है और बेनिफिशरीज जो हैं उनको भी टाइम और शेड्यूल पूरा बता दिया गया है। इस लोकेशन पे कहाँ से बेनिफिशरीज आएंगे ये भी यहाँ जो वैक्सीनेटर्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है और अब इंतज़ार है 16 तारीख का जब ये प्रोग्राम शुरू होगा और यहाँ पे पहले दिन में 100 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी, जिसकी तमाम प्रकार की तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। चूंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही, ऐसे में कुछ डॉक्टर्स ने डोज लेने के लिए खुद को वॉलंटियर किया ताकि लोगों के मन से डर खत्म किया जा सके। ये बेसिकली जो डर का माहौल है कि वैक्सीन लेने से कुछ हो जाए, तो हम ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वैक्सीन लेने से कोई डरने का माहौल ही खड़ा करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वैक्सीन एक प्रोटेक्टिव कवच है और हम लोग तो जो हेल्थ वर्कर्स है हमारे यहाँ सिविल कैंपस के, उन्होंने कोई भी जात की हिचकिचाहट के बिना या डर के बिना ये 9 महीने से काम किया है। 600 लोगों जितने 600 हेल्थ वर्कर संक्रमित हुए हैं और हमारे लिए ये वैक्सीन एक उत्सव का माहौल है और हम वो साबित करना चाहते हैं कि ये हम पहले ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। अहमदाबाद की ही तरह पटना में भी कल सुबह होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फाइनल कर लिया गया। बिहार में कल 300 सेंटर्स में वैक्सीनेशन होगा। हालांकि कल हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन की डोज दी जाए। पटना में हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने बताया कि वैक्सीनेशन की और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी एक वैक्सीनेशन सेंटर में आएंगे। पटना में जिन 17 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा उनमें से एक पटना का IGIMS अस्पताल भी है और यहाँ तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आप देखिए सबसे पहले गेट पर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिसमें यह बता दिया गया है कि जो भी वैक्सीनेशन के लिए आएगा वो इन पहचान पत्रों में से कोई एक लेकर आएगा और यहाँ से लोग जो दाखिल होंगे इस हिस्से में यहाँ लोग इंतज़ार करेंगे और यहाँ देखिए कुर्सियाँ वगैरह लगाई जा रही हैं। एक बड़ा स्क्रीन भी लगाया गया है यहाँ पर और इस स्क्रीन पर लोग प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा उसको सुन सकते हैं, जो कार्यक्रम होगा उसको देखेंगे और यहाँ से फिर आगे के हिस्से में लोग बढ़ेंगे जहाँ पर वैक्सीनेशन होगा।
पहले चरण में सिर्फ 50 साल से जो कम उम्र के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनका टीकाकरण होना है। बिहार में करीब 38,000 स्वास्थ्यकर्मियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वहाँ वेटिंग एरिया के बाद लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा। यहाँ पर देखिए सामने के हिस्से में वैक्सीनेशन होगा और यहाँ पर जो आपको एक टीवी स्क्रीन दिखाई दे रहा है, संभव है कि प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे, लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, किसी स्वास्थ्यकर्मी से कुछ पूछना चाहेंगे, तो इसी के ठीक सामने जो स्क्रीन है वहीं पर उनसे बात होगी और उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। कल पूरे बिहार में 300 केंद्रों पे हम लोग कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रारंभ कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा IGMS में 10:45 पे ये शुभारंभ किया जाएगा। तो हम लोग की तैयारी सारी पूर्ण हो चुकी है, सभी जगह वैक्सीन पहुंचाए जा चुके हैं, टीम गठित की जा चुकी है, ट्रेनिंग भी कंप्लीट है। तो हम लोग सक्सेसफुली ये कल प्रधानमंत्री जी के इनॉग्रल के बाद इस वैक्सीन को पूरे बिहार में लॉन्च कर पाएंगे। आमतौर पर वैक्सीनेशन के बाद लोगों को घर जाने दिया जाता है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन पहली बार लग रही है। तो जिसको इस वैक्सीन की डोज दी जाएगी उसे वैक्सीनेशन सेंटर में ही मौजूद ऑब्जर्वेशन रूम में करीब आधा घंटा रुकना होगा। इन 30 मिनट के दौरान ये देखा जाएगा कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ तो उससे निपटने के इंतजाम भी इस वैक्सीनेशन सेंटर पर किए गए। इस वक्त पटना के IGIMS अस्पताल में है। ऑब्जर्वेशन रूम में आप देखें किस तरह की तैयारियां की गई हैं। तमाम मेडिसिन हैं, किट हैं और हर वो चीज़ यहाँ पर मौजूद है ताकि कहीं कोई परेशानी हो किसी को तो उसे कोई दिक्कत ना हो और तमाम इंतज़ाम हो। और एक पूरी टीम है यहाँ पर, आप देखें ये जो टीम है ट्रॉमा एंड इमरजेंसी से जुड़ी ये टीम है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं। ये बताइए कि जो पूरी टीम है उसमें कौन कौन से लोग हैं और क्या देखेंगे आप? मैं मेडिसिन से हूँ, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में, तो हमें मेडिकल इमरजेंसी कोई भी होगा उसको हैंडल करेंगे हम लोग। और हमारे साथ हमारे मित्र लोग हैं जो एनेस्थेसिया से, यदि उनको ऐसा लगेगा कि किसी इमरजेंसी में जिसमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग भी पूरी टीम, हम लोग एज ए होल कंप्लीट टीम है जो हम लोग कोई भी एडवर्स इफेक्ट को मैनेज करेंगे। मुंबई में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। आज सारी तैयारियों का ड्राई रन किया गया। हमारे संवाददाता संदीप चौधरी आज बांद्रा कुर्ला के एक ऐसे ही वैक्सीनेशन सेंटर पर गए। दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर की तरह यहाँ भी वैक्सीन और ऑब्जर्वेशन के लिए अलग अलग रूम बनाए गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक वैक्सीन के साइड इफेक्ट के मामले बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। हम इस वक्त BKC के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद है। 16 तारीख को पहला फेज वैक्सीनेशन का शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारी पूर्ण की गई है। आज के दिन यहाँ पर ड्राई रन आयोजित किया गया है ताकि कोई खामियां रहे तो उसका पता चल सके। वेटिंग एरिया है ये, यहाँ पर सबसे पहले वैक्सीन लेने के लिए जो लोग आएंगे वो बैठेंगे। साथ ही साथ इसके ही बाजू में रजिस्ट्रेशन काउंटर है। 1,30,000 लोगों ने मुंबई शहर में रजिस्ट्रेशन किया है। उन लोगों की जानकारी यहाँ पर जुटाई जाएगी। साथ ही साथ उनके लिए काउंटर्स यहाँ पर शुरू किए गए हैं। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, कुल 7 काउंटर्स यहाँ पर है। इसके साथ में कोई जानकारी अगर चाहिए होगी तो हेल्प डेस्क ठीक सामने है। इसके साथ ही साथ क्योंकि 1,30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है तो शुरुआत एक तरह से ये कह सकते हैं कि BMC की पूर्ण हो चुकी है। 9 सेंटर्स पर वैक्सीन दिया जाएगा और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन महाअभियान की नॉन स्टॉप और सबसे बड़ी कवरेज आप इंडिया टीवी पर कल सुबह 9 बजे से जरूर देखिएगा। और सुबह 10:30 बजे जब प्रधानमंत्री इस महाअभियान को संबोधित करेंगे, देश के अलग अलग 3,000 से ज्यादा सेंटर्स पर उनकी बात सुनी जाएगी। उनका वो संबोधन भी आप लाइव इंडिया टीवी पर देखेंगे। वैसे देश में इस वक्त गांव-गांव में हर मोहल्ले में 2 मुद्दों की चर्चा है। एक तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कल से शुरू होगा, इसके बारे में अभी आपने एक रिपोर्ट देखी, और दूसरा बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का। लोग जानना चाहते हैं कि राम मंदिर कब बनेगा। तो हम आपको बता दें कि रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण अगले 39 महीनों में पूरा होने की पूरी उम्मीद है। आज से राम मंदिर ट्रस्ट ने देश भर में मंदिर निर्माण निधि अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हुई, जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 5,01,01 रुपए का दान दिया, चंदा दिया। अभियान के जरिए पूरे देश में करीब 65 करोड़ लोगों को राम मंदिर के निर्माण अभियान से जोड़ने की कोशिश। समर्पण अभियान के बारे में जानकारी देने से पहले ये बता दें कि अयोध्या में मंदिर निर्माण का लेटेस्ट अपडेट क्या है।
अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए सभी वैज्ञानिक परीक्षण पूरे हो गए। श्री राम मंदिर की नींव और पहली मंजिल ड्राइंग 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगी। इसमें देश के कई IIT और बिल्डिंग के विशेषज्ञ संस्थानों ने योगदान दिया है। इसका मकसद मंदिर की ऐसी नींव बनाना है जो आने वाली कई सदियों तक मजबूत बनी रहे। अगले 39 महीनों के अंदर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिस दिन बनना शुरू हो जाएगा फरवरी से 3 वर्ष के बाद 39 महीने, फरवरी 2021 से 39 महीने गिन लीजिए। जैसे अभी IIT और सारी वैज्ञानिक और इंजीनियर्स लगे हुए थे जो नीचे खुदाई की, तो क्या दिक्कतें आई? बालू थी वहाँ पे, जैसा आप बता रहे थे कि देखो, नींव के लिए कोई ठोस जमीन चाहिए। समुद्र में चट्टानें होती हैं, कहीं मिट्टी होती है, यहाँ लूज सैंड है, तो लूज सैंड में ग्रिप नहीं आती, इसलिए खंबे खड़े करने की जो पद्धति है नींव में, उस पद्धति पर वैज्ञानिकों की राय एक जैसी नहीं थी और सर्वानुमति चाहिए। ये टेक्निकल विषय है और इसलिए ब्रॉड बेस्ड फाउंडेशन इसकी ओर गए हैं सब। उसके लिए ड्राइंग कैसी हो, क्योंकि लोड बहुत आएगा, ठीक हो जाएगा सब। बालू की वजह से दिक्कत आ रही है? केवल बालू, लूज सैंड। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बुनियादी तैयारी पूरी होने के साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज से पूरे देश में एक महाअभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का नाम है श्री राम मंदिर निधि का समर्पण अभियान। इस अभियान का संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े तमाम संगठन कर रहे हैं। आज इसकी शुरुआत देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंदिर निर्माण के लिए योगदान और शुभकामनाएं मांगने के साथ हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि जी महाराज और राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र राष्ट्रपति से मिले और उनसे शुभकामनाएं ली। मैंने उनके सामने एक कविता पढ़ करके दिखाई। उस कविता की प्रति भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, हनुमान विमुक्तिकारिणिंदे। और मैंने ये कहा कि हम आपसे भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। उनको बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने इस महान कार्य के लिए 5,01,01 रुपयों की धनराशि प्रदान की है। पूरे परिवार के साथ वे इसमें सहभागी होकर के अपनी तस्वीर भी खिंचाएं और इस कार्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। आपने ये कविता पढ़ के उनको सुनाई और कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए मंदिर शुभारंभ के लिए? बिल्कुल यही कहा। यह कविता मैंने पढ़ करके उनको सुनाई और इस कविता में भी भिक्षा ही शब्द का प्रयोग किया है, तो उनको बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आज पता चला कि स्वामी जी कवि भी है। इस कविता में हम लोगों ने हम किस प्रकार का मंदिर निर्माण करना चाहते हैं ये भी दिखाया, उनको मैंने पढ़ करके सुना। राम मंदिर निधि समर्पण के इस अभियान का संचालन विश्व हिंदू परिषद कर रही है। कार्यक्रम के दौरान लोगों से सिर्फ योगदान की अपील नहीं की जाएगी, बल्कि उन्हें राम मंदिर का एक चित्र और मंदिर बनाने के अब तक के अभियान की जानकारी वाली बुकलेट भी दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम भक्तों का योगदान लेने के लिए बड़ी योजना बनाई है। लोगों को मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने में आसानी हो, इसके लिए ट्रस्ट की तरफ से 10 रुपए के 4 करोड़ कूपन जारी किए गए, वहीं 100 रुपए के 8 करोड़ कूपन जारी किए गए, जबकि 1,000 रुपए के 12 लाख कूपन जारी किए गए। जो राम भक्त ज्यादा पैसा देना चाहते हैं वो चेक और ड्राफ्ट से भी मंदिर के लिए चंदा दे सकते हैं। इस रकम पर इनकम टैक्स में 50% की छूट भी मिलेगी। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चेक से ही 5,01,00,000 रुपए का योगदान मंदिर निर्माण के लिए दिया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार भी आज राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने हमें इस अभियान के बारे में और जानकारी दी। मुझे आनंद इस बात का हुआ कि उन्होंने सपरिवार आकर के यह डोनेशन हमको दिया।
ये बताइए, क्या आगे आप लोगों का कार्यक्रम प्रधानमंत्री से मिलने का भी है, उनकी भी शुभकामनाएं लेंगे? हम स्वामी जी ने 11 करोड़ कहा, पर मेरा अंदाजा है 13 करोड़। हम 65 करोड़ लोगों के पास जाएंगे और जो भी इस काम के लिए हमें दान देना चाहेंगे उन सब के पास जाएंगे। जो ये समर्पण निधि अभियान है, ये क्या है, इसके बारे में एक बार जरा बता दीजिए ताकि लोगों को जानकारी हो जो राम मंदिर के लिए दान देना चाहते हैं। ये है कि देश के 65 करोड़ लोग इस काम में सहभागी हों। सबसे छोटा कूपन 10 रुपए का है, तो 10 रुपए 100 रुपए भी कोई देगा उसका भी स्वागत है, कोई 5 लाख देगा उसका भी स्वागत है, और कोई बड़ी राशि देगा तो उसका स्वागत है। महत्व राशि का नहीं है, श्रद्धा का है, और 65 करोड़ लोग इसमें सहभागी हो जाएं इस बात का है। क्या ये ध्यान रखा गया कि ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए ऑनलाइन डोनेशन की भी योजना का भी प्रोसेस है? और इसमें भी ट्रांसपेरेंसी है। हमने रामनाथ कोविंद जी से डोनेशन लिया, उनको रसीद भी काउंटर फॉइल पे साइन भी कराए। श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए जरूरी है कि इससे देश के कोने कोने में मौजूद राम भक्तों को जोड़ा जाए। इसी वजह से इस अभियान के दौरान कार्यकर्ता लोगों से संपर्क करेंगे और वो लोगों से कूपन के माध्यम से राम मंदिर निर्माण में योगदान देने की अपील करेंगे। राम मंदिर बनाने में करीब 1100 करोड़ का खर्चा आएगा, इसलिए समर्पण अभियान के जरिए हर उस भक्त को शामिल किया जा रहा है जो मंदिर निर्माण में योगदान देने का इच्छुक है। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान आज से शुरू होकर माघ पूर्णिमा यानी 27 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत 12 करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों द्वारा दिए गए दान को 3 बैंकों में जमा करने की व्यवस्था की गई है: पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक। देश भर में चलाए जाने वाले अभियान का केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में खोला गया है, जहां रोजाना इसका हिसाब किया जाएगा। 42 दिन का यह अभियान है। मकर संक्रांति आज से प्रारंभ होकर जो माघ पूर्णिमा तक चलेगा। माघ पूर्णिमा को रविदास जयंती है। कार्यकर्ताओं की इच्छा शक्ति, समाज का आनंद और उमंग देखकर लगता है कि 42 दिन में हिंदुस्तान के 5 लाख से भी अधिक गांवों में और 12 करोड़ से भी अधिक घरों में संपर्क होगा। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान की फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली गई है, जिससे कि कोई धोखाधड़ी ना हो। इसकी वजह भी समझिए। इससे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खातों से 2 बार अवैध तरीके से पैसे निकाल लिए गए थे। दोनों बार फर्जी दस्तखत और चेक का सहारा लेकर भगवान से छल किया गया था। इसलिए निधि समर्पण अभियान के दौरान लगातार पाई पाई का हिसाब रखा जाएगा, ताकि श्रद्धा से अपना योगदान करने वाले राम भक्तों के साथ कोई छल प्रपंच ना हो सके। श्री राम जन्मस्थान तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस अभियान की शुरुआत वाराणसी से की है। वहां उन्हें रायबरेली के पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने 1,11,11,111 रुपए का चेक दिया। 1 महीना के लगभग पहले सुरेंद्र बहादुर सिंह जी का टेलीफोन पर संदेश मिला था। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं इस इतिहास के महत्वपूर्ण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपया समर्पित करना चाहता हूं। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान की शुरुआत के साथ ही अयोध्या में मंदिर निर्माण की तस्वीर भी साफ होती जा रही है। राम मंदिर परिसर की कुल लागत करीब 1100 करोड़ रुपए की होगी। इसमें से मुख्य राम मंदिर के निर्माण में तकरीबन 300 से 400 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। मुख्य मंदिर का क्षेत्रफल तकरीबन 2.7 एकड़ होगा। मंदिर 307 फुट लंबा और 235 फुट चौड़ा होगा। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फुट लंबी होगी। मंदिर निर्माण में देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे IIT दिल्ली, गुवाहाटी और IIT बॉम्बे की मदद ली जा रही है। IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, IIT चेन्नई,
IIT बॉम्बे, नेशनल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट सूरत के डायरेक्टर प्रोफेसर गांधी, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद NGRI के वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, टाटा और लार्सन टुब्रो। अयोध्या में बन रहा श्री राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर होगा। उसके परिसर में म्यूजियम और अन्य इमारतें बनाने की भी योजना है। रामलला का ये भव्य मंदिर जमीन से कम 20 फुट की ऊंचाई पर स्थित होगा। मंदिर निर्माण के बारे में राम जन्मस्थान तीर्थ क्षेत्र का कहना है कि इसका खाका लगभग तैयार है। कोशिश ये हो रही है कि मंदिर की नींव ऐसी हो जो आने वाली कई सदियों तक मजबूत बनी रहे, क्योंकि जहां मंदिर बनना है वहां पर कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। ये कोई छोटा मोटा मकान नहीं बन रहा है जिसको 25 साल के बाद दोबारा कोई रेनोवेट कर दे। नहीं, अभी आप जैसे बता रहे थे कि नींव का डिजाइन आ जाएगा इस महीने के आखिर। हाँ, आ जाएगा। ये थोड़ा और तो हम जरूर ये हजारों साल के लिए एक मॉन्यूमेंट बन रहा है, क्योंकि ईश्वर भगवान चाहे शायद सब एक है। कोई इसका रिपेयर नहीं कर सकता, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, इसलिए इसको रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े ऐसी फाउंडेशन की कल्पना इंजीनियर लोग कर रहे हैं। उन्होंने अपने डिस्कशन, अपने एक्सपेरिमेंट पूरे कर लिए हैं और 1 सप्ताह के अंदर करेंगे, हमारे तक आएंगे, उनकी ड्राइंग आ जाएगी और कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारा हमको भरोसा है। आकलन है। आकलन क्या है? अभी तक आकलन हमारे सब सही निकले हैं, ये भी सही निकलेगा। मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने 1990 के दशक में ही तब तैयारी शुरू कर दी थी जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। इसके लिए अयोध्या में पत्थरों को तराशने के लिए एक कार्यशाला भी स्थापित की गई। इसके अलावा भगवान राम का जीवन वृत्त दिखाने के लिए एक म्यूजियम बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया था। इसमें भगवान के जीवन की घटनाओं को मूर्तियों के जरिए दिखाया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए करीब 4 लाख घनफुट पत्थरों की जरूरत होगी। लगभग 70 से 75 हजार घनफुट पत्थर अयोध्या पहले ही पहुंच चुके हैं। बाकी के पत्थरों को राजस्थान और बुंदेलखंड से लाने की योजना है। बहुत शीघ्र, संभवतः 1 सप्ताह में ड्राइंग तैयार हो जाएगी। और शताब्दियों तक मजबूत रहने वाली नींव का काम प्रारंभ हो जाएगा। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में लगभग 70 एकड़ जमीन रामलला को मिल गई थी। इस पूरे क्षेत्र को राम मंदिर परिसर के रूप में विकसित किया जाना है। पिछले साल 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की औपचारिक रूप से शुरुआत कर दी थी। अब सभी भक्त चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए। श्री राम तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने उम्मीद जताई है कि अगले 39 महीनों में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। पूरा विश्वास करते हैं कि अगर मकर संक्रांति का विचार कर लें तो 39 महीने में ये कार्य पूरे हो जाएगा। इंजीनियर अपना काम कर रहे हैं, मंदिर के योजनाकार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए जो समय निर्धारित किया है उसमें ये कार्य